Good morning, students. Class 8th. Today I am starting a first chapter in political science, civics. Chapter name, you know it, Constitutions. Indian Constitutions हम आज आपको बताने जा रहे हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अगर हम बात करें कि वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशंस, किसी भी देश को चलाने के लिए यानी कि कुछ नियमों का होना ज़रूरी है, कुछ रूल्स होने ज़रूरी है, तभी एक देश चल सकता है. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल, सेट ऑफ रूल है. तो आखिर एक सेट ऑफ रूल है जिसके द्वारा एक देश चलता है, तो हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए देश के लिए? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश नहीं चल सकता? तो शायद बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश चलाने में क्या प्रॉब्लम्स होंगी हमें. टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. आज संसार के कई सारे देश शायद ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान है. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. जबकि संसार में जितने अभी तक के डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो सभी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में. वी हैव ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशन टू रन द कंट्री प्रॉपरली. डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्री दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. अब ये जरूरी नहीं है कि जितने सभी देशों में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही होंगे. डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर हम अपने लीडर्स को कुछ चुन सकते हैं. दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल है. जनता में से जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है जहाँ लीडर, वो डेमोक्रेटिक कंट्री. अब ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही होंगे, और डेमोक्रेटिक हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा. कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं है डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक है तो ये जरूरी है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज. जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज होता है, सेवरल पर्पजेज हैं, कई सारे पर्पजेज हैं इसके. अगर हम देखें सेवरल पर्पजेज, फर्स्ट इट ले अवर सर्टेन आइडियल्स. कई आइडियल्स हैं इसके, सर्टेन आइडियल्स हैं, निश्चित आइडियल्स, विचार, आदर्श, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो एक प्रकार के देश को चलाने के लिए जरूरी है. वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. जो हमारे नागरिक हैं, जो हम रहते हैं देश में, और अनदर वे, एक दूसरा तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन टेलस. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये बताता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर, जो मूलभूत इसकी प्रकृति है, जो समाज की प्रकृति है, जो समाज के लोग हैं उनको, किस समाज के लोगों को किस तरीके के राइट्स दिए जाएंगे और क्यों दिए जाएंगे उन्हें वो राइट्स. कारण क्या है? क्योंकि एक सोसाइटी में अलग अलग क्लास के, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को अपनाने वाले लोग रहते हैं. एक कंट्री इज यूजली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल. जो कंट्री है, एक देश, यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाता है, अपनाया जाता है. हु शेयर सर्टेन बिलीफ, जो क्या करता है, शेयर करता है कुछ विचारों को, कुछ विश्वासों को, बट मी नॉट नेसेसरली एग्री. लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एक देश के नागरिक किसी मुद्दे पर एक सेम ओपिनियन रखते हो. यानी कि एक इसमें रहने वाले पीपल के अदर इश्यूज हो सकती हैं, अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व ए सेट ऑफ रूल्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देश का संविधान होता है, वो सेट ऑफ रूल यानी कि नियमों को संग्रह करने में, एक नियमों को जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को, सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, वहाँ गवर्नमेंट रूल करती है, वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते हैं, ये सभी चीज़ें, और एक गवर्नमेंट का एक ड्यूरेशन होता है. प्रिंसिपल सिद्धांत है, ऑल पीपल इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. जो सिद्धांत हैं, ऑल पर्सन, देश में जो नागरिक हैं, एग्री हो सकते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ वे विच दे वांट द कंट्री टू बी, जिससे कि एक देश में गवर्न शासन चलाया जाता है.
दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें केवल एक गवर्नमेंट ही नहीं बट ऑल्सो द एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडिया दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड करना है। अब ये जो पिक्चर्स दिखाया गया है स्टार्टिंग में हमें, ये कहता है इन 1934 में इंडियन नेशनल जो मेट बनाई गई थी, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उस समय तो भारत आज़ाद भी शायद नहीं हुआ था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक संविधान सभा की डिमांड रखी थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इंडिपेंडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द एसर्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म, इंडिया गेन मोमेंटम, इंडिया को एक मोमेंटम मिला एंड गवर्न दिसंबर 1946 में की तो फोटो दिखाई गई है, सब मेंबर्स दिखाए गए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी संविधान जब बन रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, कई सारे लोग थे इसमें। बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया ब्रिटिश रूल ने। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो अप्रोच द टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट फ्रीडम स्ट्रगल एंड हेल्प टू प्रोड्यूस, यू विल रीड, इस बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे। इस फोटो में अलॉन्ग साइड सोज में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए बेटा आगे नेक्स्ट चैप्टर में लेट अस ट्राई, अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम ये समझेंगे व्हाट वी मीन बाय दिस दो टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन, दो एक विरोधाभास सिचुएशन, कंट्रास्ट जो हम विरोधाभास सिचुएशन है रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल के बारे में अगर हम जानना चाहें, एक कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया, जो इंडिया से बॉर्डर रखता है, इंडिया नॉर्थ अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज, अर्ली 1990 तक की बात है, नेपाल क्या था, एक मोनार्ची यानी वहाँ पर राजा का शासन था, राजा रूल किया करता था, रानी थी और राजा रानी के बच्चे थे। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, मैंने आपको पहले भी बताया है जरूरी नहीं है कि एक कंट्री जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक ही हो, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। लेकिन नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं था, यानी कि मोनार्ची सिस्टम था, वहाँ राजा था और राजा ने ही अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेपाल में। तो विच हैड बीन अडॉप्टेड 1990 में वहाँ के राजा वीरेंद्र शाह ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, रिफ्लेक्ट करता था जो फैक्ट, एक छवि थी इस तथ्यों के साथ जो फाइनल अथॉरिटी थी, यानी कि जो अंतिम अधिकार थे, अथॉरिटी थे, वो राजा के पास थे। पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल, तो लोगों ने वहाँ पर नेपाल मूवमेंट चलाया, लेकिन जो ये वीरेंद्र शाह था 1990 में इसने अधिकार तो अपने पास रखे थे, लेकिन इसने ये भी कहा था कि अगर नेपाल आगे प्रोग्रेस करता है, डेवलपमेंट होता है अगर नेपाल में, तो वह नेपाल को स्वतंत्र कर देगा, यानी राजतंत्र वहाँ से हट जाएगा, ऑटोक्रेसी सिस्टम हट जाएगा। लेकिन अचानक 1 जून 2001 को राजा की हत्या कर दी गई, कुछ षड्यंत्र रचा गया इसके खिलाफ, राजा को, रानी को और उसके बच्चों को मार दिया। पीपल मूवमेंट्स इन नेपाल, और राजा के मरने के बाद इसका जो चचेरा भाई था, कजिन ज्ञानेंद्र, उसे राजा बनाया गया, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग राजा का बेटा ही राजा बनता है। क्योंकि राजा के पूरे परिवार को मार दिया गया था, तो राजा का जो कजिन था ज्ञानेंद्र, उसे नेपाल का अगला राजा घोषित कर दिया गया। और राजा बनने के बाद उसने वहाँ कई सारे चेंजेस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसी कारण से पीपल ने मूवमेंट किया बेटा वहाँ पर।
नेपाल में जो मूवमेंट हुआ लोगों का कई शताब्दियों तक चलता रहा, डिकेड्स तक, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। और फाइनली 2006 में और 2006 में जब फाइनली सक्सीडेड, उस कामयाब हो गए, नेपाल की जनता यानी वहाँ माओवाद आतंकवादी संगठन नेपाल में राजा को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा था। कारण इसके लिए ये भी था क्योंकि आफ्टर बिकमिंग किंग, ज्ञानेंद्र जैसे 2001 के बाद राजा बना, उसने वहाँ पर नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी पोस्ट को हटा दिया। तो नेपाल में जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी थी वो राजा के अगेंस्ट हो गई। नेपाल में जो माओवाद था, आतंकवाद था, वो तो राजा के अगेंस्ट था ही। तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियाँ एक हो गई थी वहाँ पे। 7 पार्टी अलायंस एक, माओइस्ट पार्टी जो पुष्पदयाल प्रचंड है वहाँ माओवादी दल के नेता, वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे नेपाल में डेमोक्रेटिक बनने के बाद। इसके बाद वहाँ पर नेपाल फ्रीडम तो हो गया, ऑटोक्रेसी हटा दी गई वहाँ पे। पीपल ने नया संविधान लिखा। 2006 के बाद 2008 आते आते नेपाल ऑटोक्रेसी से ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि शायद पता चला कि उस षड्यंत्र में, राजा को मारने में, राजा रानी और उसके पूरे रॉयल फैमिली को मारने में राजा का हाथ था, ज्ञानेंद्र का, ऐसा कहा जाता है नेपाल की हिस्ट्री में। यही रीजन था बेटा, दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। वो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे जो राजा ने कभी 1990 के डिक्रेट्स में बनाया था। यहाँ किंग ज्ञानेंद्र ने जो 2003-1 के बाद बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नेपाल के पीपल बदलना चाहते थे। इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ कंट्री, क्योंकि ये जो नेपाल के आइडियल्स कंट्री को नहीं शो करता था। दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव टू फॉट फॉर, जिसके कारण वो नेपाल में लड़े थे। जिस चेंजेस को लेकर नेपाल की जनता किंग के अगेंस्ट लड़ी थी, उस तरह के राइट साइड सिटीजन्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र नहीं आए थे, इसलिए नेपाल की जनता उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के फेवर में थी। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, इसी तरह से जैसे हम फुटबॉल के गेम में देखते हैं बेटा, इन विच चेंजेज इन कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में चेंजेज होते हैं। जैसे गेम ऑल टुगेदर सभी मिलके उन नियमों को मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो होते हैं, जो बदल देते हैं फुटबॉल के गेम को, सभी मिलके बदल देते हैं। ऐसे ही नेपाल के केस में भी हुआ, बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची, मोनार्ची से यानी राजतंत्र से, जहाँ कभी राजा था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ना होने से और षड्यंत्रों का दौर चलने से, नेपाल की रॉयल फैमिली को मार डालने से वहाँ पर पीपल एग्रेसिव हो गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कई सालों ये प्रोटेस्ट चला बेटा, मोनार्ची। और वहाँ से मोनार्ची से वो कंट्री किस में कन्वर्ट हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया। नीड टू चेंज ऑल हिज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर्स इन न्यू सोसाइटी में, डेट इज वाई जो पीपल थे नेपाल के, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2015 में। देखो बेटा 2006 में यहाँ पर 6 से 8 के बीच में नेपाल पूरी तरह डेमोक्रेटिक हो गया। तो 8 से लेकर 15 तक का टाइम आप देखिए कि हमें कितना लंबा टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नेपाल की पीपल, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ की गवर्नमेंट को लगा। कैप्शंस अलॉन्ग एलाबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पर्पस था, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री की। अगर हम देखें पॉलिटिकल सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेपाल का पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टार्टेड, वो शुरू हुआ, कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय किंग। नेपाल के अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन था, नेपाल में मोनार्ची थी, तो उस समय कौन रूल करता था नेपाल में? ऑफ कोर्स राजा रूल करता था। कॉन्स्टिट्यूशन तो था नेपाल में, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था नेपाल, नेपाल में राजा था। पर राजा को, राजा की रॉयल शाही परिवार को मार डालने के बाद नेपाल के कजिन को मजबूरी में राजा बनाना पड़ा। उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया तो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज 7 पार्टियां एक हो गई और माओइस्ट पार्टी, माओवादी दल, आतंकवादी दल एक हो गया
और किंग के अगेंस्ट उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और फाइनली नेपाल डेमोक्रेटिक बन गया बेटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे थे यहाँ पर बेटा, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट ए कंट्री वाज टू बी रूल। नेपाल का अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में राजा के द्वारा रूल किया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने फेरबदल होने होते थे या जितने चेंजेस होने होते थे वो नेपाल के राजा को ही अधिकार था नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वहाँ जो काउंसिल सभा होती थी जो जनता चुन के भेजती थी पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती थी नेपाल में, उनको मिलके ये अधिकार था कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का अर्लियर में। इन कंट्रीज दे हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म, उन्होंने किया। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल। जो गवर्नमेंट है, पॉलिटी एक क्रूशियल रोल निभाती है लेइंग और सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के लिए गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। अब इन डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं, वी चूज अवर लीडर, हम अपने नेता को चुनते हैं। दे कैन एक्सरसाइज, वो क्या करता है, एक्सरसाइज मतलब लागू करवाता है पावर्स को, जिम्मेदारियों को, ऑन अवर बिहाफ, हमारे वास्ते। यानी कि जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं देश में, जो लीडर MP MLA चुने जाते हैं वो हमारे द्वारा हम ही में से चुने जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हमारे बिहाफ में चुने जाते हैं, हमारे वास्ते चुने जाते हैं, ये हमें पता चला। However, there is always the possibility, ये हमेशा से संभावना बनी रहती है, these leader might misuse, ये लीडर कहीं पावर का क्या ना करें, मिसयूज ना करें। एंड जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड, और कुछ जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली, जो हमारा संविधान है वो यूजुअली क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सेफ गार्ड इसके अगेंस्ट रहता है दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, उसका मिसयूज हम अक्सर देखते हैं कि लीडर्स लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन रिजल्ट, और इसके परिणाम में जो इनजस्टिस, अन्याय होता है, उससे लोग क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटेड यानी धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं। क्लासरूम सिचुएशन एक दिखाई गई है नीचे, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक डेमोक्रेसी को एक अनदर एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं इसमें, देयर इज ए क्लास, उस क्लास में सुरेश नाम का एक लड़का है। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, सुरेश क्या है, एक क्लास मॉनिटर है। सुरेश इज ए क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली, बुली कहते हैं दादागिरी टाइप का, वो दादागिरी करता रहता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसको शायद पसंद नहीं करते हैं उसके क्लासमेट्स। मिसेस राव जो हैं, उनकी क्लास टीचर हैं, हैज़ टू लीव, उनको क्लासरूम से जाना है किसी कारण से। और सुरेश तो वैसे ही बुली टाइप का है, मॉनिटर है, वो धौंस जमाता है दूसरे पे अपनी, उसको क्लासरूम किसी कारण से छोड़ना है क्लास टीचर को। सब अर्जेंट वर्क आ गया तो डेफिनेटली सुरेश एज ए क्लास मॉनिटर है तो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसेस राव किसको दे के जाएंगी, सुरेश को दे के जाएंगी। सी आस्क्ड सुरेश before leaving the class by Mrs. Rao gave an order to Suresh to mind the class, क्लास को मेंटेन करने के लिए कहा, ऑब्जर्व करने के लिए कहा। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन स्किल, सुरेश ने क्या शुरू कर दिया, पिकिंग करना शुरू कर दिया। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिस्टर राव, अनिल आज मैं आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ मिसेस राव से। अनिल क्या कहता है, व्हाट आई हैव डन, लेकिन मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया है जो मेरी शिकायत आप कर रहे हैं मैम से, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप बैठा था यहाँ पे, आखिर हुआ क्या ऐसा।
When Mrs. Rao returned, अब आफ्टर सम टाइम मिसेस राव क्लास में वापस आ गई फिर, मैम वाइल यू वेर अवे, मैम जब आप क्लास में नहीं थी ना, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली, जो अनिल है जोर जोर से बात कर रहा था, एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी मेरी एक नहीं सुन रहा था ये, ही वुड नॉट लिसन टू मी, और मैंने क्लास में जब इसे रोका बात करने से, उल्टा ये मुझको आंसर कर रहा था, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक, अनिल आपको स्कूल के बाद स्टे बैक यहीं रुकना है टुडे, एंड राइट और लिखना है, आई विल नॉट disobey the class monitor a 100 time, I will not disobey the class, वो कह रहे हैं कि I will not disobey the class monitor a 100 time, 100 time क्लास को तुम disobey क्या नहीं करोगे, disobey कर रहे हो तुम क्लास, बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, आफ्टर telling the truth by Anil, the madam did not listen the any excuses by the Anil, and whatever the Suresh told to class teacher agreed, the class teacher easily trusted, whether the Anil was a guilty or not, it another thing, but as a पावर ऑफ सुरेश मिसयूज्ड द पावर, सुरेश ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और मैडम से उसको बेवजह सजा दिलवाई, मिसयूज किया उसने अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी बेटा हम अक्सर ये देखते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अक्सर ले डाउन रूल्स होते हैं उसमें, जो गार्ड हमारे एक गार्ड की जैसे हमारी रक्षा करता है, अगेंस्ट द मिसयूजल, किसके अगेंस्ट, जो अपनी अथॉरिटी अपनी पावर का गलत प्रयोग करता है उसके अगेंस्ट, बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। मैनी टाइम वी सी दैट आवर पॉलिटिकल लीडर misuse of their power, they try to dominate the other people, they show the power, they think that they have some power. in the case of Indian constitution, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें बेटा, अबाउट विच यू विल रीड मोर, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आप आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे, मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेन इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है, याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, एक दलित राइटर का एक चैप्टर हुआ करता था, वो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है इस चैप्टर दोबारा से, एक्सपीरियंस इन स्कूल, क्लास 7th की बुक में था, क्या था फिर, इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड, हमने डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, जो हम सोसाइटी में कास्टिज्म के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, रीजन्स के बेस में डिस्क्रिमिनेशन, किसी रीजन्स मतलब कोई अदर स्टेट का है या अदर एरिया से आपके एरिया में आता है, उसको रीजन्स पे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। कास्टिज्म के आधार पे तो दिखता ही है, रिलीजन के आधार पे दिखता है बेटा, यहाँ पर कास्टिज्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया ओम प्रकाश से, उसने कई सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, जैसे उसे ट्यूबवेल से पानी नहीं भरने दिया जाता होगा, मंदिर में घूमने नहीं दिया जाता होगा, होटल में खाना खाने नहीं दिया जाता होगा, और भी सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट या इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता होगा। ओम प्रकाश he was a Dalit, he faced many kind of difficulties in the society because क्योंकि वो दलित था, वो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता था। यू रेड अबाउट, आपने ये पढ़ा, यू रीड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, हमारा जो भारत का संविधान है या हमारा जो कानून है देश का, वो सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री प्रोवाइड इक्वलिटी टू द एवरी सिटीजन, गारंटी देता है। और अगर हमें मान लो सपोज करो कि ये राइट्स हमें नहीं दिए जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशंस दिख रहा है, वायलेशन हो रहा है इनका, इन राइट्स का, तो डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके अपने फेवर में, अपने जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट आइदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे गार्जियन हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हमसे छीने जाते हैं हमारे अधिकार, हनन होता है उनका, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ऑल पर्सन सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट, ये कहता है राइट टू इक्वलिटी में, समानता के अधिकार में ये कहता है कि किसी भी कास्ट का, किसी भी कलर का, किसी भी जेंडर का, या इसका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं हुआ हो, कानून सबके लिए बराबर होगा। यानी इक्वलिटी बिफोर द आई ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में, यानी कि सभी वर्ग के कम्युनिटी के ग्रुप को हेलमेट पहनना जरूरी है, सिख कम्युनिटी को छोड़ के। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पर, किन क्षेत्रों में, किन फील्ड में? धर्म के आधार पे, किसी भी धर्म का आदमी हो सकता है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा बेटा उससे। रेस के आधार पे, कास्ट, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, मेल फीमेल या किसी भी अदर जेंडर का, या किसी भी जगह उसका जन्म हुआ हो। ए पर्सन में टेक बर्थ इन एनी प्लेस एनीवेयर इन इंडिया, there shall not be any kind of discrimination on the basis of these factors: caste, color, gender, religion, place of birth के आधार पर किसी भी आदमी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बेटा। राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कहता है ये समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स अधिकारों में से एक अधिकार है। जैसे राइट टू इक्वलिटी हमें दिया है, राइट टू फ्रीडम हमें दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कल्चरल फ्रीडम है हमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें क्या करता है, गारंटी देता है कि हम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक कॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग ए कॉमिक्स। गेम पीरियड इज अबाउट, ऐसे रेसेस पीरियड होते हैं स्कूल्स में, गेम्स पीरियड होते हैं, ड्राइंग्स पीरियड्स होते हैं, ऐसे गेम्स का पीरियड चल रहा है स्कूल में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे, यहाँ गर्ल्स दिख रही हैं, गर्ल्स, ये बॉयज हैं, क्या कह रहे हैं ये देखिए, नो वे विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। अब ये कहती है लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर चेंज, नहीं आज क्रिकेट तो हम रोज ही खेलते हैं, every day we play cricket, we don't we need a change, today we wants to play। वो क्या खेलना चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ, we always have to do what the boys want, हम हमेशा वही करते हैं जो लड़के कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी क्लास में लड़के होते होंगे, तो शायद लड़कों की एक ओपिनियन, एक आम सहमति बनती है कि वो पर डे वही क्रिकेट ही खेलेंगे, क्योंकि बॉयज़ को तो क्रिकेट ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन चूँकि गर्ल्स कम संख्या में है क्लास में, तो गर्ल्स ये सोचती हैं अरे नहीं यार, हमने एवरी डे दे आर प्लेइंग क्रिकेट द सेम गेम एंड दे आर बोर, वो बोर हो गए हैं, अब उनको बास्केटबॉल खेलना है। लेकिन बॉयज़ मेजोरिटी में है, तो गर्ल्स कह रही यार ये क्या बात हुई, हमको तो बास्केटबॉल खेलना था। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे, मैम, ठीक है, अनदर विशेस होते हैं टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो। हम अगर मैम्स, जो मैम है, उनको अनदर वे में सोचना चाहिए, थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन, आवर विशेस, हमारी इच्छाओं को भी सुना जाना चाहिए या सुनी जानी। द टीचर, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेमोक्रेसी का है, टू इंश्योर करता है कि दैट डोमिनेंट ग्रुप, जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी जो डोमिनेंट दबाव डालता है, डज नॉट use its power against other less powerful group। the storyboard below demonstrate one such situation। एक सिचुएशन दिखाई गई है, टीचर क्या डिसाइड करते हैं, सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स।
यानी कितने हाथों को उठा के कितने ये ऐसा चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलेंगे। ही वी हैव वोन। अब देखो क्योंकि मेजोरिटी में लड़के ज़्यादा हैं, वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, और मैम ने भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है, यानी कि रेजिंग हैंड्स करने की कि कितने लोग क्रिकेट के फेवर में है। तभी ये लड़का हंस रहा है। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। बेसिकली हम इलेक्शन में भी देखते हैं, बहुत सारे जो लीडर होते हैं करप्ट होते हैं, बुली नेचर के होते हैं, धौस जमाने वाले, ज़बरदस्ती किसी कम्युनिटी को प्रेशराइज करते हैं अपने फेवर में वोट डालने के लिए, और लोग उनसे डरे रहते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी हैं, बोल नहीं पाते हैं, यानी क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं होते हैं। इंस्पाइट ऑफ हैविंग गुड क्वालिटीज ऑफ ए लीडर की उनमें क्वालिटी होती है, ऑनेस्ट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, इसके बाद वो नहीं जीत पाते हैं, कारण है मेजोरिटी। तो सच अनहेल्थी सिचुएशन, ऐसी अनहेल्थी सिचुएशन का भी हम देखते हैं कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी देखी जाती हैं, वेन मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्वोल्व डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक ग्रुप है, गो अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट जाता है। ये एक अनहेल्थी सिचुएशन है। हेल्थी मतलब अस्वस्थ, यानी जो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी देखी जाती है, प्रजातांत्रिक समाज में भी देखी जाती है, जहाँ पर मेजोरिटी कंटिन्यूसली फोर्स करती है और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उनके अगेंस्ट जाता है, उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि के अगेंस्ट बात करते हैं। मेजोरिटी में होते हैं डेमोक्रेटिक में, और बहुत सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप है चूँकि वो मेजोरिटी में नहीं है, अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या में हैं, उनके अधिकार को डोमिनेट किया जाता है जो मेजोरिटी में उन लोगों के द्वारा। As the above storyboard illustrate, every society is drawn in the tyranny of the majority. The constitution usually contains rulers that ensure minority are not excluded. कभी कभी हम माइनॉरिटी ग्रुप को देखते हैं जो अल्पसंख्यक है, एक्सक्लूड कहते हैं बाहर, फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, आर नॉट हमेशा से नहीं किया जाता है, फ्रॉम एनीथिंग किसी भी चीज़ से, डैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द, जो एक मेजोरिटी ग्रुप के लोगों को जो अधिकार मिले होते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कभी कभी उनको बाहर रखा जाता है माइनॉरिटी ग्रुप को। अनदर रीजन वाई वी हैव, अगर ऐसा है, अगर मेजोरिटी ग्रुप के लिए ही कुछ विशेष अधिकार या कुछ बुरी नेचर के वो लोग होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है फिर? जब माइनॉरिटी ग्रुप के अधिकारों को नहीं देखा जाता, माइनॉरिटी ग्रुप के अधिकारों की अनदेखी की जाती है, इग्नोर किया जाता है उन्हें, उनको क्या कहते हैं, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर आंखें बंद करके क्या देख रहा है? आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों? क्या केवल किताबों में लिखने के लिए? दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। एक कम्युनिटी क्या करती है? डोमिनेटिंग, यानी कि उसको दबाव डालती है दूसरी कम्युनिटी, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, ए मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी। कभी हम देखते हैं कि एक समुदाय, एक कम्युनिटी क्या करती है? डोमिनेटिंग करती है अनदर कम्युनिटी को विद इन द सेम कम्युनिटी, एग्जाम्पल इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन जिसे कहा जाता है। थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन की अगर हम बात करें बेटा, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? फिर क्या जरूरत आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की? हमको बचाता है ये, सेव अस फ्रॉम अवर सेल्फ, हमको हम से बचाता है। अच्छा, दैट मे साउंड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज साउंड कहलाती है, बट व्हाट इज मीन बाय दिस इज व्हाट वी माइट एट द टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यू। एक मुद्दा जो होता है उड़ता है, द माइट गो अगेंस्ट ऑन लार्ज एंड इंटरेस्ट, जो ज़्यादा मात्रा में जो इंटरेस्ट रुचि रखते हैं उनके अगेंस्ट कैसे चला जाता है कोई मुद्दा? कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है गार्ड अगेंस्ट, इसके विरुद्ध। लुक एट द स्टोरी बोर्ड, एक स्टोरी बोर्ड से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सेफ गार्ड का काम करता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेटरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे।
शबनम इज इन फिक्स। शबनम नाम की एक गर्ल है, वो फिक्स है यानी दुविधा में है। शबनम इज इन फिक्स, सी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, उसको एक डिसीजन लेना है। कौन सा डिसीजन लेना है? आई हैव 2 चैप्टर, मेरे पास 2 चैप्टर्स हैं रिवाइज करने के लिए टुमारो के टेस्ट के लिए, यानी कि टुमारो इज गोइंग टू हेल्ड अ टेस्ट, टेस्ट होने जा रहा है शबनम का, जिस स्कूल में पढ़ती है वो। लेकिन इट इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन उसी टाइम पे शबनम नाम की गर्ल का एक टीवी प्रोग्राम आने वाला है, वो टीवी देखना चाहती है। अब शबनम को 2 चैप्टर रिवाइज करने कमिंग अपकमिंग टेस्ट के लिए, शी हैज़ टू रिवाइज एंड इन द सेम टाइम, जिस टाइम में उसे 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, उसका टीवी में एक सीरियल आने वाला है। अब वो क्या करेगी? आई एम डाइंग टू वॉच, और वो उसके लिए मरी जा रही है। मरी जा रही मतलब बहुत एक्साइटेड है, वो जानना चाहती है कि आगे नाटक में क्या होगा, उस स्टोरी में आखिर आगे क्या होगा। शी इज क्वाइट इंटरेस्टेड, काफ़ी इंटरेस्टेड है वो देखने में। आई एम डाइंग बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई, लेकिन अगर वो ऐसा करती है, टीवी देखेगी, अगर वो अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखेगी, तो उसको फिर वो चैप्टर रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और वो रिवीजन नहीं कर पाएगी। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरी, अब शबनम तुम क्यों इतनी चिंतित दिख रही हो? किसने कहा? उसकी मम्मी ने कहा। वो बैठी है डाइनिंग रूम में, बैठे हैं वो, पापा भी हैं सामने, टीवी दिख रही है। आई वॉन्ट टू वॉच द टीवी प्रोग्राम, अब वो कह देती है, लड़की कह रही है, मम्मा आई वॉन्ट टू वॉच, मैं एक टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ। आई हैव टू टेस्ट टुमारो, लेकिन कल मेरा टेस्ट है और मुझे अभी 2 लेसन चैप्टर में रिवाइज करने हैं। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, यदि आप सभी लोग टीवी देखोगे ना, मेरा भी मन करेगा टीवी देखने का। आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, मुझे भी देखना पड़ेगा। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। वट इफ नो वन वॉच टीवी टू नाइट, यदि आज रात को कोई टीवी देखेगा ही नहीं, देन आई मे नॉट बी टेम्पर्ड, और मैं टेम्पर्ड नहीं होंगी, यानी बिल्कुल टेंशनाइज नहीं होंगी, और मैं अपने चैप्टर को इजीली रिवीजन भी कर पाऊंगी और नेक्स्ट डे एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। और नेक्स्ट डे वो लड़की शबनम नाम की जो टेस्ट में बैठी है, टेस्ट दे रही है, वो लिख रही है कुछ, इट इज़ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई डिड नॉट वॉच टीवी, ओ गुड, मैंने टीवी नहीं देखा, अगर मैं टीवी देखती तो मैं इन क्वेश्चन का आंसर नहीं देख पाती, और जो मैं रिवीजन नहीं कर पाती उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं, कह रही है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, जो वो लास्ट 2 चैप्टर रिवीजन नहीं कर पाई थी या उसे पढ़ नहीं पाई थी, उसी चैप्टर से मैम ने उसको 2 क्वेश्चन दिए हैं। अगर वो लास्ट डे लालच में आके टीवी में सीरियल देखती तो उसके वो क्वेश्चन छूट जाते और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प टू प्रोटेक्ट, हमारी मदद करता है अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस हैं दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जो इस पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं कंट्री के लिए, बिलीव जिनमें हम यकीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग जो लिव इन डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र देश में रहते हैं, माइट कम टू स्ट्रांगली फील, वो स्ट्रांगली फील करते हैं दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज कम, जो पॉलिटिक्स है वो किस मोड़ पे आ गई है, हैज बिन, क्या बन गई है वो, एक्रीमोनियस दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सी दिस राइट, आक्रामक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, जो शक्तिशाली डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, स्वेप्ड बाय द इमोशंस दैट मे नॉट रियलाइज, उसको हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, दैट मे नॉट रियलाइज दैट इन लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गो अगेंस्ट ऑल देयर इंटेंट। गुड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, हमारा संविधान इस तरह अलाउ नहीं करता है कि हम किसी के अधिकारों की अनदेखी करें, जो अलाउ दिस विम्स कहते हैं, सनक जो होती है, चेंजेज, हम जो बदलाव चाहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी, और ये इतना ईजी भी नहीं है कि हम ईजिली इसको क्या करें, ओवरथ्रो कर दें, निकाल फेंकें। जो अधिकार लोगों को नहीं मिल रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों को, हम उन अधिकारों को इतने ईजिली हम उसको बदल दें, इजीली हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं क्या?
प्रोविजन दैट गारंटी, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर सिटीजन को एक इक्वलिटी की, देश में हर नागरिक समान है, कोई भी रिच या पुअर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। ये चीज़ बताना चाह रहा है कि हमारी फ्रीडम को, हमारी आज़ादी को, जैसे हम किसी भी भाग में घूम सकते हैं, वी कैन ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वी कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम किसी भी भाग में घर बना सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वी कैन चूज एनी बिजनेस, हम कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, राइट टू स्पीच, हम भाषण दे सकते हैं, यह हमें राइट टू इक्वलिटी के अंदर, राइट टू फ्रीडम, इसी तरह की हमें आज़ादी मिलती है। हम कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, वो इलीगल ना हो, वो प्रोफेशन हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हम कोई भी दुकान डाल सकते हैं, हम कुछ भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, मेरे कहने का अर्थ है ये आज़ादी मिली है हमें राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो हमारे राइट टू फ्रीडम को क्या करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए, एक्सप्लॉइट होने से बचाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फ्रॉम द अबव डिस्कशंस के माध्यम से हम यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच द अबव पॉइंट्स ट्रांसलेट सर्टेन आइडियल्स, जो रूल्स हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स पढ़ेंगे कि आखिर ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतने इम्पोर्टेंट कैसे बन गए, कैसे इतना इम्पोर्टेंट बन गया हमारे देश का संविधान। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20वीं शताब्दी में जैसे शुरुआत हो रही थी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी देश में एक आंदोलन चल रहा था, देश को आज़ाद करने के लिए स्ट्रगल चल रहा था, इंडिपेंडेंस करने के लिए, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन। ऐसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में कब्जा किया था, हमारे यहाँ पर कई सारे चेंजेस कर दिए थे, हमारे जो इंडियन लीडर थे उनको डोमिनेट कर दिया गया था, क्योंकि वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो इस तरह से इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने मूवमेंट चलाया, कई साल तक स्ट्रगल किया। फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट एट डिवोटेड ए डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट एवरी इंडियन वुड लाइक बी, कि एक जो स्ट्रगल चल रहा था नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादियों के द्वारा, नेशनलिस्ट जो लोग थे, लीडर्स थे, वो डिवोटेड, बहुत ही समर्पित थे देश के लिए, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग, कल्पना कर रहे थे और योजना बना रहे थे, व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, एक आज़ाद भारत कैसा होगा, कैसे वो अपने देश को चला पाएंगे। अंडर ब्रिटिश के अंडर पे दे हैड बीन फोर्स्ड, उनको मजबूर किया जाता था कि ओवे रूल्स, उन्हें जो ब्रिटिश लोग उनके लिए रूल्स बनाते थे उनको वो क्या करते थे, करते थे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।